व्याकरण की इस कड़ी में बच्चों आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। छंद क्या है? देखिए, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। बंधन, ठीक है। छंद का शाब्दिक अर्थ जो है उसका होता है बंधन। यानी जैसे हम गट्ठर बांधने के लिए या बोझा बनाने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, रस्सी का, कपड़े का या सरपत का, खरपतवार का प्रयोग करते हैं, वैसे ही अक्षरों को बांधने की जो परंपरा है कविता में, उसे हम बंधन कहते हैं, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है। देखिए, छंद शब्द जो है ये छम धन दा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से छम का अर्थ होता है समुचित आकार। क्या होता है? समुचित आकार। और दा माने होता है, दा का अर्थ होता है देने वाला, देने वाला। ठीक है। यानी समुचित आकार देने वाला। ठीक है। इस तरह से हम अगर सब पूरे रूप को देखें तो समुचित आकार प्रदान कर जो करता हो उसे हम छंद कहते हैं। अगर हम पारिभाषिक तौर पे हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कविता की या काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति। क्या चीज? लयात्मक प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? वो छंद कहलाती है। कविता की लयात्मक प्रवृत्ति छंद कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, एक परिभाषा तो ये हो गई, हम अगर दूसरी परिभाषा की बात करें, दूसरी परिभाषा को देखें तो होता है जैसे अक्षर, अक्षर या वर्ण हम कह सकते हैं। वर्ण, अक्षरों की संख्या या वर्ण संख्या, वर्ण की संख्या, कामा, उनका क्रम, मात्रा, यति। यति माने होता है विराम, रुकना या विराम। गति, आदि, का या आदि, का ना लिखिए यहाँ पे, छोड़िए इसको। आदि संबंधित, आदि संबंधित विशिष्ट नियमों से, विशिष्ट नियमों से नियोजित हम कह सकते हैं, जो बनाया जाता है, व्यवस्थित किया गया हो, नियोजित पद्य रचना, यानी कवि पद्य रचना जिसे पढ़ा जाता हो, छंद कहलाता है। छंद कहलाता है। ठीक। यहाँ क्या हुआ? अक्षर, वर्ण, वर्ण की संख्या, उनका क्रम, उनकी मात्रा, यति, गति, लय, तुक, विराम जो भी होता है, उनसे संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। यदि हम और परिभाषा बनाना चाहें, दूसरी परिभाषा इसको बनाना चाहें, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस काव्य में निश्चित वर्ण, मात्रा, यति, यति, गति का निश्चित विधान किया गया हो, निश्चित विधान किया गया हो। यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ, लिख लीजिए, परिभाषा आपकी पूरी हो जाएगी कि जहाँ निश्चित वर्ण, मात्रा, अब निश्चित कॉमन हो गया सभी में, निश्चित वर्ण, निश्चित मात्रा, निश्चित यति, निश्चित गति का निश्चित विधान किया गया हो, उसे छंद कहते हैं।
या उस रचना को हम छंद कहते हैं। यानी आप अर्थ समझिए कि छंद में क्या होता है कि छंद वहीं पर छंद मतलब पाया जा सकता है जहाँ पर निश्चित वर्ण हो, यानी वर्णों की कोई निश्चित संख्या हो, उनकी मात्रा निश्चित की गई हो, यति गति का निश्चित विधान हो, यानी सब कुछ निश्चित हो, तो वहीं से उसी बंधी हुई रचना को हम छंद कहते हैं। ठीक है, इसका जो प्रथम उल्लेख है, यानी छंद का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति जो होती है, यानी छंद की व्युत्पत्ति जो है छद धातु से मानी गई है। किस धातु से? छद। ठीक है, छद धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर अगर इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करें कि छद का अर्थ क्या होता है, इस छद का अर्थ आखिर क्या है, तो इसका अर्थ होता है आवृत करना या रक्षित करना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आवृत माने घेरना, आवृत करना, या फिर क्या होता है? रक्षित करने के साथ प्रसन्न करना। ठीक है, रक्षित करने के साथ प्रसन्न करना, ये छंद का अर्थ हो गया, छंद धातु का अर्थ हो गया है। ठीक है, देखिए छंद शास्त्र को, अगर हम छंद को एक शास्त्र के रूप में देखें, छंद का शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसको आप लोग जानते रहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पिंगल शास्त्र क्या है, तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आदि प्रणेता जो थे, यानी छंद शास्त्र को प्रारंभ करने वाले कौन थे? उनका नाम था पिंगल ऋषि। क्या नाम था? पिंगल ऋषि। यानी पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र को प्रारंभ किया था, छंद शास्त्र को बनाया था, एक तरह से हम कह सकते हैं, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, अब हम छंद के तत्व या छंद के अंग की चर्चा करेंगे कि छंद के अंग कितने होते हैं, यानी छंद के अंगों का हम बात करेंगे कि छंद के अंग कितने होते हैं। तो देखिए, अभी आपने देखा यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है अक्षर या वर्ण की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति, निश्चित, लय, तुक, विराम जो भी होता है, ये सब क्या होते हैं? छंद के अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम छंद के अंग की चर्चा करेंगे, एक एक अंग को हम बात कर लें। तो छंद के अंग देखिए, हम अगर हम लिखना चाहें तो देखिए लिख सकते हैं, कितने होते हैं? चरण, वर्ण या मात्रा, क्या होता है? संख्या, वर्णों की संख्या, और क्या होता है? गण, यति, इसे हम विराम भी कह सकते हैं, अभी हमने बताया भी था इसको, यति को हम विराम भी कहते हैं। और क्या हो गया? गति, तुक, ये छंद के अंग कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम चरण, वर्ण, मात्रा, वर्णों की संख्या, गण, यति या गति और तुक, ये सब छंद के अंग माने जाते हैं। अब हम एक एक करके इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो हम पहले बात करते हैं चरण की। ठीक है, चरण क्या चीज़ है? चरण, इसे हम पद भी कहते हैं या पाद भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको इसको चरण पद या पाद के नाम से भी लिखा होता है। तो आप जानिए कि किसी भी छंद में 4 भाग होते हैं, छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी छंद के सब कुछ लिखें तब तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि छंद के 4 भाग होते हैं। अभी इसको हम समझा देंगे आपको। और प्रत्येक भाग को, जो प्रत्येक भाग होता है, कोई चीज़ रख दें, उड़ रहा होता है, 1 मिनट, हाँ
चलिए, तो प्रत्येक भाग जो होता है एक चरण कहलाता है। प्रत्येक भाग एक चरण कहलाता है। ठीक। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो छंद के जो चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा होता है उसको हम चरण कहते हैं। ठीक है। ये चरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या अगर हम आपको बताना चाहें, सब ठीक से बताना चाहें तो चरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है। सम, अर्धसम और विषम इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ सम और विषम, सॉरी यहाँ पाद की बात हो रही है। तो चरण जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सम चरण और एक होता है विषम चरण। ठीक है। सम चरण और विषम चरण। अब इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छंद आपने पढ़ा, तो अभी यहाँ लिखा हमने 4 भाग होते हैं, तो ऐसे हम अब देखिए ये पूरा एक छंद है। ठीक है। इसको हम मॉडल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि ये मान लीजिए ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 है। अब देखिए ये संख्या जो है ये विषम संख्या है, 1 जो है ये विषम संख्या है, 3 जो है विषम संख्या है, 2 सम है, 4 सम है। तो देखिए सम और विषम यानी छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंद पद या पाद 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि छंद के 4 भाग होते हैं तो 1 2 3 4 भाग, और प्रत्येक भाग एक चरण कहलाता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चरण हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक चरण, यहाँ से यहाँ तक एक चरण, यहाँ से यहाँ तक एक चरण, तो ये 4 चरण या 4 भाग हो गए उसके। ठीक है। अब इसमें सम और विषम देखना है, तो जो सम संख्या है वो सम चरण और जो विषम संख्या है वो विषम चरण। तो ये क्या हो गया, ये विषम चरण हो गया, और ये क्या हो गया, ये सम चरण हो गया। बात समझ में आ गई। अब कोई भी लिखेंगे, जैसे कोई भी दोहा ले लीजिए कि सदगुरु हमसू रीझ करी, यहाँ कामा लग गया, एक चरण हो गया। एक कहा प्रसंग, एक कहा प्रसंग, ये दूसरा चरण हो गया। वर्षा बादल प्रेम का, तीसरा चरण हो गया। भीज गया सब अंग, ये चौथा चरण हो गया। तो इस प्रकार से 4 चरण हो जाते हैं। ठीक। हम दूसरा बात करते हैं मात्रा की, वर्ण या मात्रा की हम बात करते हैं। आइए हम वर्ण या मात्रा की चर्चा करते हैं। वर्ण या मात्रा समझने का प्रयास करते हैं, क्या है वर्ण या मात्रा। ठीक। अब देखिए, आप जानते हैं वर्णमाला, आपने पढ़ा हिंदी वर्णमाला। वर्ण जो होते हैं यहाँ नहीं, यहाँ ये वर्ण। ठीक। एक ही लाइन में हम ट्रिक से समझने का प्रयास करते हैं इसको। वर्ण, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षर, स्वर, इसे हम स्वर अगर हम कह दें तो स्वर, मात्रा चूंकि स्वरों से लगाई जाती है, यह मात्रा है स्वर से लगाई जाती है, इसलिए हम इसको स्वर ही मान लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत स्वर का नाम ना लीजिए, प्लुत स्वर अभी बाद में लाएंगे, प्लुत स्वर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अगर स्वर कुल 11 होते हैं तो ह्रस्व 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ठीक है। अब ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यही चीज अगर समझ में आ गया तो आपको समझिए छंद समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब इसको हम देखते हैं। दीर्घ स्वर 7 जो होते हैं कौन कौन से हैं? ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हो गए। 7 और 4 11 स्वर हो गए आपके टोटल। अब यहाँ देखिए, ये ह्रस्व हैं। छंद की भाषा में इन वर्णों को हम लघु कहते हैं। यहाँ ह्रस्व नहीं कहेंगे, छंद की भाषा में से लघु कहेंगे। और ये दीर्घ हैं, इनको छंद की भाषा में गुरु कहा जाता है। ठीक। इन वर्णों के लिए यानी आयु री, इन वर्णों के लिए, ह्रस्व स्वरों के लिए, लघु वर्णों के लिए, ठीक है, ये इस तरह से चिन्ह निर्धारित किया गया है। एक खड़ी पाई का चिन्ह निर्धारित है, और इन दीर्घ वर्णों के लिए, गुरु वर्णों के लिए इस तरह का
चिन्ह निर्धारित किया गया है। ठीक, अब देखिए, इस चिन्ह का मतलब होता है एक मात्रा, यानी इस चिन्ह जहां पर यह चिन्ह लगा होता है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है, और ये चिन्ह जहां पर लगा होता है उसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। बात समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पर हम कोई नाम लिख दें, मान लीजिए लिखते हैं कलम लिखते हैं, देखिए कलम, कलम लिखा हमने। अब देखिए क ल म, अब देखिए का में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? छोटा आ। अब इसका हम जब वर्ण विच्छेद कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, क धन छोटा अ, ल धन छोटा अ, म धन छोटा आ। देखिए का में भी छोटा आ है, ला में भी छोटा आ है, मा भी छोटा है, तो छोटा आ के लिए कौन सा चिन्ह लिखाया गया है? एक चिन्ह लगाया गया है, यानी एक मात्रा। तो हम इसके ऊपर छंद की मात्रा हमेशा उस अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। तो का की एक मात्रा हो गई, ला में भी छोटा आ है तो एक मात्रा हो गई, मा में भी छोटा आ है तो एक मात्रा हो गई। अब अगर कोई पूछे कि कलम शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो हम कह देंगे कि 1, 2 और 3, यानी कलम में कुल 3 मात्राएं हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, कलम ना लिख के कालिमा लिखा हुआ है, कालिमा। अब बात को समझने का प्रयास करिए बच्चों कि कालिमा शब्द लिखा हुआ है तो इसकी कितनी मात्रा मानी जाएगी, ये चीज़ जानना है। तो हम क्या करते हैं, मात्रा देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर किया है वैसे यहाँ भी करेंगे। का पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ के लिए यहाँ बड़ा आ है और उसके लिए ये चिन्ह निर्धारित है, तो इस पर हम 2 इसका चिन्ह लगा देंगे खट से। ठीक है, अब ला पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई यहाँ पर है और उसके लिए एक चिन्ह निर्धारित है, तो हम एक चिन्ह यहाँ लगा देंगे, एक मात्रा। माँ पर आ की मात्रा लगी हुई है और आ जो है गुरु है, उसके लिए 2 मात्रा यहाँ मानी गई है। अब हम जोड़ लेंगे, जहाँ पर इस तरह यश की तरह बना हुआ है उसकी 2 मात्रा गिनेंगे, और जहाँ एक चिन्ह बना हुआ, पूर्ण विराम का चिन्ह बना हुआ एक मात्रा गिनेंगे। तो 2, 1, 3 और 2, 5, इस तरह से कुल कितनी मात्राएं होंगी इसमें? 5 मात्रा। अब तो समझ गए होंगे, हम समझते हैं कि मात्रा लगाना आप छंद में समझ गए होंगे। ठीक है, अभी और कुछ विशेष नियम है, उसकी संख्या भी हम बाद में बता देते हैं आगे। कुछ विशेष नियम यहाँ पर हैं बच्चों कि अगर संयुक्ताक्षर है, ऐसे संयुक्ताक्षर है तो उसकी कितनी मात्रा मानी जाएगी, यानी संयुक्ताक्षर की कितनी मात्रा मानी जाएगी? तो आप जानिए कि संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। और गुरु माना जाएगा तो उसकी कितनी मात्रा हो जाएगी? 2 मात्रा लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है अनुस्वार, एक शब्द लिखा हुआ अनुस्वार। आ छोटा है तो इस पर क्या करेंगे, हम 1 मात्रा लगाएंगे। ना पर छोटा ओ की मात्रा है तो इस पर 1 मात्रा तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ आगे देखेंगे आधा स व 2 स्व, अनुस्व स्व जुड़ा हुआ है, इसे संयुक्त अक्षर, ये संयुक्त अक्षर एक तरह से है। ठीक है, अब उसमें अगर इस तरह से संयुक्त अक्षर आ गया छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो इससे पूर्व का वर्ण भी आप जानिए कि माना जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से संयुक्ताक्षर है, आधा सा और वा जुड़ा हुआ है, तो आधा सा की मात्रा तो हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन इससे पूर्व माने पहले का जो अक्षर है भले से इस पर लघु है, यानी छोटा ऊ लगा हुआ है, फिर भी इसे हम गुरु मानेंगे, ये नियम है, इसको गुरु माना जाएगा। अब ये सा की कोई मात्रा नहीं लगाई जाएगी। अब वहाँ पे बड़ा की मात्रा लगी है तो 2 मात्रा हो गई, रा पर 1 मात्रा हो गई, तो इस तरह से 1, 2, 3, 2, 5 और 1, 6, इस तरह से कुल 6 मात्रा इसकी हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे लक्ष्मी एक शब्द है, लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी, देखिए ला जो है अकेला है, 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आधा छ और माँ यहाँ पर असंयुक्त अक्षर है, इसलिए इसकी 2 मात्रा हो जाएगी और छ की मात्रा खत्म हो गई क्योंकि इसमें लग गया, और यहाँ पर कुल कितनी मात्रा हो गई? 4 मात्रा हो गई। बात समझ में आई? और दूसरा नियम देखिए क्या होता है, अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण की 2 मात्रा मानी जाती है। अनुस्वार वर्ण जैसे होता है हंस, शंख,
चंद्र, पंख, ये जो बिंदी लगा हुआ है ये अनुस्वार है। ठीक है, जहाँ पर ये लगा होता है वहाँ पर उसकी द्विमात्रा मानी जाती है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ भी अनुस्वार है तो ठीक है। द्र, यहाँ पर देखिए दो चीज आ गया, ऊपर वाला चीज भी यहाँ पे आ रहा है, ये संयुक्ताक्षर द और र जुड़ा हुआ है, संयुक्ताक्षर है, लेकिन गुरु से ज्यादा यानी एक अक्षर पर एक बार से अधिक मात्रा नहीं लगाई जा सकती है, इस चीज का ख्याल रखिए। चूंकि इस पर एक बार इस अनुस्वार के कारण गुरु का चिन्ह लग चुका है, इसलिए इस आधारा या आधादा की कोई मतलब नहीं रह जाता है और सीधे सीधे इस पर एक मात्रा लगा दी जाएगी, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यति की। यति क्या होता है? छंद पढ़ते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। ठीक है, छंद को पढ़ते समय बीच में रुकने को यति या विराम कहते हैं। आप समझ गए होंगे, जब छंद पढ़ते हैं तो बीच में कामा लगा दिया जाता है, अर्धविराम या अल्पविराम लगा दिया जाता है, उसी को हम यति कहते हैं। बात समझ में आई? यति कहते हैं। ठीक है। अब गति या तुक की बात अगर हम करें तो गति क्या होती है? गति, अब गति किसे कहते हैं? ठीक है, यानी गति जो होता है वो यति का एकदम उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन छंद में यति और गति एक साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ यति ना हो वहाँ बिना रुके छंद का पाठ पढ़ने से गति निर्मित होती है। यानी छंद में लय के साथ एक प्रवाह को बनाना ही गति कहलाता है। यानी छंद में प्रवाह को गति कहते हैं। यानी छंद पढ़ते समय जो एक धारा प्रवाह होता है, एक प्रवाह जो हम पढ़ते चले जाते हैं, उसी को हम गति कहते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी आप सबको। गण की बात है तो गण आपको चूंकि आपके कोर्स में है नहीं, पढ़ना नहीं है, इसलिए गण को यहाँ ना बताकर हम ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये जो छंद आपको पढ़ना है जितना, उतना आपके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है।